हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में आपके आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, कनीय सहायक सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका अब आने वाला ही है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। और कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, इन शब्दों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अंतिम समय में एक एक पेज, दो दो पेज लगातार डेली पढ़ें, तो यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से भी हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। और अंतिम समय में जीएस को मजबूत करने के लिए अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर जीएस का हर एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कराया जा रहा है और कम समय में अच्छे से वहाँ पर तैयारी हम करा रहे हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। रीजनिंग की क्लास भी यहाँ पर कराई जा रही है, तो रीजनिंग की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, और कंप्यूटर की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यार क्रिया की, और क्रिया में कल हमने देखा था कर्म के आधार पर। क्रिया को हमने दो भागों में बांटा था। कल हमने देखा, जैसे कि आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना, क्योंकि क्रिया का बेसिक है जो कि मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है आप लोगों को। और क्रिया में हमने कल देखा था कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने दो प्रकार के देखे थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर जो ये क्रियाएं हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में और जान लेते हैं। क्रिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, हमें फिर आसानी से और समझ में आएगा। देखो, क्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमें उसका प्रत्यय देखना है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। अगर आपको ना प्रत्यय दिख गया, इसमें पीछे से ना दिख गया, तो इसका मतलब वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप को, इसका जो मूल शब्द है उसको हम क्या कहते हैं, धातु। यानी कि किसी भी धातु में पीछे से ना शब्द अगर जुड़ा होगा तो वो क्या होगी, क्रिया होगी। इस तरीके से आप सिंपल एक क्रिया, साधारण क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे कि हम कहें पढ़ना, हम बात करें पढ़ना, तो पढ़ना में ना जो है वो आपका पीछे से एक प्रत्यय लगा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पढ़ है वो क्या है, धातु है, मूल रूप है इसका, और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। हम लोगों ने विकारी शब्द के ही ये भेद हैं, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये विकारी शब्द के भेद हैं। अब देखो, अगर मैं इस पढ़ना में, इस क्रिया में अगर विकार लाना चाहूँ, परिवर्तन लाना चाहूँ, तो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं पढ़ता भी लिख सकता हूँ, पढ़वाया भी लिख सकता हूँ, और पढ़ने भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है, जो कि मूल क्रिया थी पढ़ना, इसका अब परिवर्तन रूप हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि राम पढ़ता है, मैंने पाठ पढ़वाया, बच्चे पढ़ने बैठे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये परिवर्तित हो रही है, यानी कि इनमें क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विकारी शब्द किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। उनमें से एक क्रिया भी है जो कि विकारी शब्द कहलाती है। अब हम इनके भेद देखेंगे। रचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, 5 प्रकार की। उनमें से अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर से 1-2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने जब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन पेपर जब हम हल कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बातें की थी, तो वहाँ पर एक पूर्वकालिक क्रिया का भी जिक्र हमने किया था। तो इस टाइप के प्रश्न वहाँ पर आप लोगों से पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया है। तो आप लोगों को इन भेदों के नाम दे दिया जाएगा, आप लोगों को पहचानने के लिए कहेगा। तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर करा देता हूँ। तो पहले जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रेरणा
प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है? देखो प्रेरणा का मतलब होता है हमें किसी से कोई प्रेरणा मिलनी है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि हाँ हमें पढ़ना है। तो जहाँ पर भी इस तरीके के शब्द हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पर प्रेरणा मिलेगी तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे हम इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर कर्ता कार्य खुद न करके दूसरों से करवाता है या प्रेरणा से करता है। यहां पर क्या है? कर्ता कार्य खुद नहीं कर रहा है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। आप अपना काम जैसे आप करता हैं, जैसे मैं रवि हूं, मैं एक करता हूं, मैं करने वाला हूं, लेकिन अगर मैं काम खुद नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे से काम करवा रहा हूं या फिर दूसरे की प्रेरणा से काम कर रहा हूं, तो वहां पर जो क्रिया होगी उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे आप लोग लिख सकते हैं उदाहरण में, सचिन ने भिखारी को खाना खिलाया। भिखारी को खाना खिलाया सचिन ने। ये एक उदाहरण हो गया, इसको मैं समझाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ इतना लिखो, अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाई। एक और लिख लो, रश्मि ने अपनी सहेली से पत्र लिखवाया। एक आध और देख लेते हैं हम। शिक्षक ने बच्चे को दौड़ाया। अब हम एक एक करके इन उदाहरणों को समझेंगे। सचिन ने भिखारी को खाना खिलाया। भिखारी ने खाना खुद नहीं खाया, किसी दूसरे ने खिलाया। किसने खिलाया? सचिन ने। यहाँ पर काम भिखारी खुद नहीं कर रहा है बल्कि सचिन कर रहा है काम। तो जब भी यहाँ पर दूसरे से काम करवाया जाता है या फिर दूसरे की प्रेरणा से काम कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या किया इसने? खिलाया। क्या खिलाया? खाना। तो खिलाया जो है यहाँ पर एक प्रकार की क्रिया हो रही है, इसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम देखेंगे ये जो खिलाया है वो कहाँ से मिलके बना है? ये बना है खिलाना से। खिलाना तो पीछे से ना आप देख रहे हैं और इसका परिवर्तित रूप ही है खिलाया। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में अगर हम बात करें, अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाई। पुस्तक किसको पढ़ाई होगी? बच्चों को पढ़ाई होगी। अध्यापक है तो बच्चों ने खुद तो पुस्तक नहीं पढ़ी बल्कि अध्यापक ने उनको पढ़ाई। किन्होंने पढ़ाई? अध्यापक ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाई, यानी कि कार्य किसी और के द्वारा करवाया गया है बच्चों से। तो यहाँ पर पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, जो कि अध्यापक से प्रेरणा मिली है। ये जो पढ़ाई है ये कहाँ से मिलके बना है? पढ़ना से। इसका ये जो क्रिया है वो पढ़ना से पढ़ाई बनी है, इसलिए हम इसको विकारी शब्द कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार रश्मि ने अपनी सहेली से पत्र लिखवाया। तो रश्मि ने पत्र स्वयं नहीं लिखाया बल्कि इसने अपनी सहेली से पत्र लिखवाया। तो लिखवाया जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया बन गया। और ये कहाँ से बना होगा? ये लिखना से बना है। लिखना का परिवर्तित रूप है, लिखना का विकारी रूप है लिखवाया। शिक्षक ने बच्चे को दौड़ाया। किसने दौड़ाया बच्चे को? बच्चा खुद नहीं दौड़ा बल्कि शिक्षक ने उसको पीट पीट के दौड़ाया।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो दौड़ाया है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये जो दौड़ाया है ये कहाँ से बन रखा है, दौड़ना से। आप लोग इस तरीके से पहचानेंगे। एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, शिक्षक ने बच्चों को दौड़ाया, इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर आप लोगों से ये कहा जाएगा ये दौड़ाया जो शब्द है वो किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, इस तरीके से। तो आप लोग अब कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी क्रिया जिसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की हम बात करेंगे। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की इसको कोशिश करें, जिससे कि सभी लोग हैं जो कि यहाँ पर से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य करता है तो पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया होगी या होगा। यहां पर देखो, यहां पर दो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहां पर दो कार्य किए जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने खाना खाकर मैं सो गया, मैं क्या कह रहा हूं, मैं खाना खाकर सो गया, मैंने खाना भी खाया और मैं सो भी गया। एक काम मैंने पहले किया, फिर उसके बाद दूसरा काम किया, तो यहाँ पर जो पहले काम किया उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कह देंगे। सिंपल सा ये इसका मीनिंग है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप लोग इसको देखें। उदाहरण, राम भोजन करके सो गया। राम क्या है, भोजन करके सो गया। यहां पर दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो उसने भोजन किया, एक तो उसने भोजन किया, पहला काम किया और उसके बाद ये सो गया। ये जो दूसरा कार्य होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। जो दूसरा वाला कार्य होगा मुख्य क्रिया, क्योंकि ये मुख्य कार्य है इसका सोना। उससे पहले जो भी क्रिया होगी, मुख्य क्रिया से पहले जो भी क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो समझ में आ गया होगा आई होप। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं हम, और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। रवि ने सेब काट कर खाया। रवि ने क्या किया, सेब को काट कर खाया। पहले उसने सेब काटा और बाद में खाया, पहले उसने सेब काटा और बाद में खाया। तो ये जो काट कर है वो कहाँ क्या बन गई, मेरी पूर्वकालिक क्रिया बन गई, और ये खाया जो है ये मुख्य क्रिया हो गई। तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ये जो काट कर है वो कहाँ से बना होगा, ये बना है काटना से। कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं आप लोग कि क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग उसका मूल शब्द पहचानें। काट कर को आप लोग इस तरीके से देखें कि यहाँ पर आपका ना जो शब्द है वो आ रहा है क्या कहीं पर। अगर ना आ रहा होगा तो वो क्रिया होगी। जैसे खाया, खाया, खाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी क्रिया जिसको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। नाम धातु क्रिया हम बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लिया करें, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाया करें। टेलीग्राम का लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में होगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक मेरे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप लोग कहीं पर भी जुड़ के कोई भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर हाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही, या फिर जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अब नाम धातु क्रिया की। तीसरा है नाम धातु क्रिया। ये नाम किसका होता है? नाम हमने कहाँ पर पढ़े थे? नाम हमने पढ़े थे संज्ञा में। नाम हमने पढ़े थे संज्ञा में, यानी कि जो क्रियाएं संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम। और इनकी विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण से मिलकर बनते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती हैं उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप लोग यहाँ पर राइटिंग भी मेरी बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है, तो मैं इसको और सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर होता ही है, उतना अच्छा नहीं लिखा जाता बोर्ड पे। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रियाएं क्या हैं? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है उनको हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कोई एक हम संज्ञा ले लेते हैं और इस संज्ञा से क्या क्रिया बनेगी उसको हम देख लेंगे। तो ये जो क्रिया बनेगी इसी को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे, इसी को हम कहेंगे नाम धातु। संज्ञा, जैसे मैं कहूं हाथ, हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है। हाथ क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां पर एक इसमें पीछे से एक शब्दांश जोड़ दूं कि, या फिर एक क्रिया जोड़ दूं आना, इसमें अगर मैं आना जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? हथियाना। तो ये क्या बन गया मेरा? हथियाना। और ये हथियाना ही क्या है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ये अगर आप लोग कोई भी दो व्यक्ति हैं, अगर किसी एक मुद्दे को लेकर या किसी एक वस्तु को लेकर अगर आप लोगों में द्वंद्व छिड़ा है, तो कोई एक व्यक्ति अगर उस वस्तु को ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं? हथियाना, कब्जा कर लेना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हथियाना शब्द है वो नाम धातु क्रिया कहलाएगा। और ये किससे मिलके बना है? ये बना है हाथ से मिलकर। और हाथ क्या होता है? एक प्रकार की संज्ञा होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लाठी, लाठी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। और हम अगर इससे नाम धातु क्रिया बनाएं तो लाठी मारना, लाठी मारना। अगर हम बात करें शर्म, शर्म क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। शर्म क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और इसमें मैं आना जोड़ दूं, इसमें मैं आना जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? शर्माना। इसी प्रकार अगर मैं लोभ, लोभ भी क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और इसमें अगर मैं आना जोड़ दूं, आना, तो ये क्या बन जाएगा? लुभाना। तो ये जो शब्द बने हैं हथियाना, लाठी मारना, शर्माना, लुभाना, ये सभी शब्द क्या हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। इसी तरह के अगर हम बात करें सर्वनाम की, क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्वनाम भी बोला है, अगर मैं सर्वनाम की बात करूं, सर्वनाम जैसे मैं अपना एक शब्द लिखूं, अपना, इसमें मैं पीछे से आना जोड़ दूं, इसमें मैं आना जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? अपनाना।
और ये अपनाना क्या हो गया, अपनाना हो गया नाम धातु क्रिया। ये जो अपनाना बना वो क्या बन गया, नाम धातु क्रिया बन गया। इसी प्रकार अगर हम विशेषण की बात करें, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण का भी एक आध उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गरम, गरम किसी की विशेषता बताता है। अगर चाय है तो चाय की विशेषता बता रहा है गरम, खाना है खाने की विशेषता बता रहा है गरम, तो गरम एक विशेषण है। अगर मैं इसमें आना शब्द जोड़ दूं पीछे से, अगर मैं इसमें आना जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, गरमाना। तो गरमाना शब्द है जो कि बन जाएगा और यही मेरा नाम धातु क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं नरम, नरम में आना जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, नरमाना। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, नरमाना बन जाएगा। तो ये था हमारा नाम धातु क्रिया। अब हम चलते हैं अगली क्रिया में। आई होप आप लोगों को ये नाम धातु क्रिया है अब समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चौथा भेद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया की अब हम बात करेंगे। सहायक का मतलब क्या होता है, जो कि हेल्प करता है। किसी एक आदमी की, अगर हम किसी एक मुख्य आदमी की अगर हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको हम बोलते हैं सहायक। जैसे कनिष्ठ सहायक, वो क्या है, सहायक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कोई ऐसे शब्द जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करेंगे उसको हम बोलेंगे सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया की हम बात करेंगे। चौथा है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थपूर्ण करने वाली क्रिया, को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि समझ गए आप कि मुख्य क्रिया के साथ मिलकर किसी भी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने वाली जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। अगर सहायक क्रिया नहीं होगी तो उस वाक्य का का अर्थ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल उदाहरण की अगर हम बात करें, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अगर मैं इसमें कहूँ क्रिया क्या होगी, तो जाना क्रिया है। जाता किससे बना है, जाना से, जाना से बना है। जाना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो ये क्या बन गई, मेरी मुख्य क्रिया। ये क्या बनी, मेरी मुख्य क्रिया बनी। इसकी सहायता कौन कर रहा है, अगर मैं कोई ऐसा शब्द जिसको मैं हटा दूं इसमें से, ठीक है, उसके बाद क्या इस वाक्य का अर्थपूर्ण बनेगा। अगर मैं इस हूं को मिटा दूं, मैं घर जाता, तो क्या अब एक वाक्य है जो कि अर्थपूर्ण बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब तक मैं यहां पर हूं नहीं लगा दूंगा तो मेरा ये वाक्य अधूरा रहेगा। तो ये जो हूं शब्द बना है ये क्या बन गया, मेरा सहायक क्रिया। ये क्या बन गया, सहायक क्रिया। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बाद, राम जा रहा है, राम जा रहा है। और तुम पत्र लिख चुके हो, इसको समझना। एक एक उदाहरण, वे हंस रहे थे। अगर मैं वे रहे थे को ना लिखूं यहां पर, तो क्या मेरा ये अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा, नहीं बनेगा। हंस क्या है, एक प्रकार की क्रिया हो रही है, हंसना एक प्रकार की क्रिया है। कल हम लोगों ने देखा था
हंसना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन अगर मैं खाली वे हंस लिख दूंगा तो ये अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें रहे थे, तो रहे थे जो ये शब्द बना, इसी को हम कहेंगे सहायक क्रिया। ये जो हंस बना, ये क्या बना, मुख्य क्रिया बना। इसी प्रकार राम जा रहा है, जाना ये बना है जाना से, ये जो जा बना है वो बना है जाना, जो कि एक मुख्य क्रिया है। तो ये मुख्य क्रिया हो गई, ये क्या हो गई, मुख्य क्रिया। लेकिन इसकी सहायता कौन कर रही है, रहा है, तो ये क्या बन गया, मेरा सहायक क्रिया बन गया। तुम पत्र लिख, लिखना एक प्रकार की क्रिया हो गई, और कैसी क्रिया, ये होगी मुख्य क्रिया। चुके हो, ये जो चुके हो है वो क्या बन गई, इसकी सहायक क्रिया बन गई। अगर तुम इस चुके को नहीं लिखोगे तो क्या तुम इस शब्द को अर्थपूर्ण कहोगे, इस वाक्य को, तुम पत्र लिख, क्या लिख, तो चुके हो, यहां पर चुके हो। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जहां पर ता हूं, रहे थे, रहा है, चुके हैं, इस तरीके के शब्द जहां पर लास्ट में हमको देखने को मिलते हैं, वहां पर हम सहायक क्रिया को लगाते हैं, यानी कि उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब अंतिम क्रिया में हम आएंगे, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अंतिम क्रिया की अब हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाएंगे तो उसको संयुक्त कहेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, जब दो क्रियाएं आपस में मिल जाएंगी और एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगी तो उसको हम कहेंगे सहायक क्रिया। सहायक ने संयुक्त क्रिया, पांचवा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, दो क्रियाओं का, जहां पर दो क्रियाओं का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा, उदाहरण आप लिख लो पहला, वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा। एक एग्जाम्पल और लिख लो, मैंने पुस्तक पढ़ ली। यहां पर हम देखेंगे दो दो क्रियाएं हो रही हैं। पहले वाले में देखो, वह खाने लगा, खाना, खाना एक क्रिया है, और दूसरा लगना, खाना और लगना, ये दो क्रियाएं हो रही हैं। तो इसमें यहां पर हम कहेंगे कि दो क्रियाएं हो रही हैं, तो इसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना पहली क्रिया, पढ़ना दूसरी क्रिया, तो यहां पर दो क्रियाएं होगी, कूद पड़ा। इसी प्रकार मैंने पुस्तक पढ़ना एक क्रिया हो गई, और ली तो दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं जो कि संयुक्त हो रही हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्रिया का जो चैप्टर है उसको समाप्त कर दिया है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे हिंदी के, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। तो थैंक यू सो मच।